राजस्थान भूगोल की एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत एक बार फिर से प्रथम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। आज हम अफवाह तंत्र और झीलों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अफवाह तंत्र और झीलों से संबंधित प्रश्नों को लेकर आपके सामने हैं। ज़रूर पिछली दो टेस्ट एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आपको अपना आकलन करने में और अपनी तैयारी को मजबूत करने में काफ़ी सहयोग मिला होगा। आइए फिर उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, हमारा अफवाह तंत्र से संबंधित जो प्रश्न रहेगा, पहला प्रश्न है आपके सामने, पूर्वी राजस्थान नहर के अंतर्गत कौन सी नदियां आती हैं? जी हाँ दोस्तों, अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्रियों के बीच में नोकझोंक को लेकर काफ़ी चर्चित रही थी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो धौलपुर से मुख्य रूप से निकाली जाएगी, ऐसी स्थिति में यहाँ पर 13 जिले लाभान्वित होंगे और हमारे रिटायरमेंट के आसपास ये योजना बनकर तैयार हो जाएगी। यानी कि 2051 के अंतर्गत पूर्वी राजस्थान के अंदर चंबल एवं चंबल की सहायक नदियों को लेकर और उसके ऊपर सिंचाई और पेयजल से संबंधित योजना लॉन्च की गई है, जो 40,000 करोड़ रुपए की एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, जो इतने बड़े बजट के साथ है। हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है ये। तो पूर्वी राजस्थान नहर के अंतर्गत कौन सी नदियाँ आती है? हम कंफ्यूज होंगे कि भाई नहर भी हैं, नदियाँ भी हैं। तो जी हाँ, उन नदियों को विकसित किया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर राजस्थान के दक्षिणवर्ती क्षेत्र के अंदर यहाँ पर एक नदी जा रही है और उस नदी का नाम है चंबल, और चंबल की 3 सहायक नदियाँ इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शामिल की गई है और उनके जल का उपयोग सिंचाई और पेयजल के अंतर्गत किया जाएगा। चंबल की सहायक कौन सी है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा होगा, कालीसिंध, पार्वती और पुन्नू नदी। इन तीनों नदियों के जलाशय के साथ ही पूर्वी राजस्थान नहर योजना लॉन्च की गई है, जो 40,000 करोड़ रुपए की योजना है, जिसको केंद्रीय योजना का दर्जा देने के लिए अभी बात चली थी। तो चलिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ध्यान रखना, सुमेलित नहीं है यह प्रश्न है। एक तरफ सहायक नदियां दी गई है और दूसरी तरफ से मुख्य नदी दी गई है, तो किसकी कौन सहायक नदी है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, यहाँ पर कुराल नदी चंबल की सहायक है। तो जी हाँ, बिल्कुल, बूंदी से चंबल के अंदर आकर मिलती है कुराल नदी सवाई माधोपुर में। तो कुराल नदी चंबल की सहायक है, बिल्कुल सही है। सागी नदी लूनी की सहायक है, यस। एक आप साबी नदी भी पढ़ते हैं जो कि अंता प्रवाह की नदी रहेगी। एक माशी नदी बनास की सहायक है, बिल्कुल, ये भी बनास की सहायक है, ये भी राइट है। हमारा प्रश्न है सुमेलित नहीं है, और बांडी नदी बेड़च की सहायक नदी नहीं है। बेड़च उदयपुर से निकलती है, उसकी सहायक नदी गुजरी नदी है जो चित्तौड़ के अंदर आकर मिलेगी। तो बेड़च नदी जो है वो उसकी सहायक बांडी की सहायक बेड़च ना होके बांडी जो है वो किसकी सहायक हो जाएगी? बनास की मुख्य सहायक नदी हो जाएगी। बनास की मुख्य सहायक नदी हो जाएगी कौन सी? तो बांडी नदी। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी टाइप से प्रश्न आएगा सहायक नदियों से रिलेटेड, तो आप खास नदियों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन सी अंतः प्रवाह की नदी है? यानी कि किसी भी सागर या किसी भी जलाशय में नहीं मिलती, न तो अरब सागर में न बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो सागी दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा लूनी की सहायक है, यानी कि ये लूनी नदी अरब सागर का अफवाह तंत्र रखेगी। रूपारेल नदी भरतपुर के अंदर है, भरतपुर की लाइफलाइन कही जाती है, और इस रूपारेल नदी पर ही भरतपुर में एक बांध भी बना हुआ है, सिकरी बांध, तो इसकी भी आप बात कर लीजिएगा। और भरतपुर के अंतर्गत ये नदी बाद में क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी, अंतः प्रवाह की नदी हो जाएगी। इसके बाद एक नदी है मोरेल। मोरेल नदी किसकी सहायक हो जाएगी? बनास की सहायक हो जाएगी। पिपलाज नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी? आहू नदी की सहायक हो जाएगी। यानी कि आहू कालीसिंध की सहायक और कालीसिंध चंबल, यानी कि चंबल नदी तंत्र के अंतर्गत आएगी पिपलाज नदी। और आपको प्रश्न पूछा जाए कि यदि पिपलाज नदी पर पिपलाज परियोजना कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिपलाज परियोजना संचालित है। ठीक है, तो झालावाड़ जिले के अंदर पिपलाज परियोजना हो गई। मोरेल नदी बनास की सहायक है। मोरे न होता एक शब्द है, मोरे न नदी, और न नदी किसकी सहायक है? माही जैसी। न कैसा दिखता है? म जैसा, यानी कि मोरेन नदी किसकी सहायक हो जाएगी? माही की, जो डूंगरपुर से आकर गलियाकोट के पास में माही से मिलेगी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सांबर झील में गिरने वाली सबसे लवणीय नदी कौन सी है? यह प्रश्न आरपीएससी ने पूर्व की परीक्षाओं में पूछ भी लिया है।
आप सभी देखेंगे कि सांबर झील जो है वो राजस्थान में मुख्य रूप से जयपुर जिले में स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है। कुछ पार्ट इसका नागौर के अंदर भी आएगा। हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि सांबर झील में गिरने वाली सबसे लवणीय नदी कौन सी है? ये सभी नदियां सांबर झील के अंदर गिरेगी। हम बात करते हैं, एक नदी गिरेगी मेंथा नदी या फिर मेंढा नदी, एक नदी गिरेगी खारी नदी, एक नदी गिरेगी खंडेला नदी, और एक नदी गिरेगी इसके अंदर दक्षिण से रूपनगढ़ नदी, जो अजमेर से निकलकर सांबर में दक्षिण से गिरती है। तो इसमें सबसे खारी नदी जो होगी, सबसे लवणीय नदी होगी, वो मेंथा नदी होगी, जो जयपुर में मनोरपुरा की पहाड़ियों से निकलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि सांबर में गिरने वाली सबसे लवणीय नदी कौन सी हो जाएगी? मेंढा या मेंथा नदी। ठीक है, मेंथा या मेंढा नदी सबसे खारी नदी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, असुमेलित हैं। देखिए भूगोल के अंदर कुछ प्रश्न इसी तरीके से आते नहीं हैं, असुमेलित है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, फिर से देखिएगा। असुमेलित के अंदर एक तरफ झील है, दूसरी तरफ जिला है। अभी अभी अधीनस्थ बोर्ड ने जैत सागर झील कहाँ पे है ये भी पूछा है। तो जैत सागर झील बूंदी जिले के अंदर है, बिल्कुल राइट है। रेडियो सागर झील धौलपुर जिले के अंदर है, बिल्कुल राइट है। मोती झील अलवर के अंदर है, थोड़ा रुकते हैं, क्या अलवर के अंदर है। और नौलखा झील बूंदी के अंदर है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट रहेगा। यानी कि हमारे प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा नजर आ रहा है कि मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। मोती झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? भरतपुर जिले के अंदर है। अलवर में आपको सिलीसेट झील नजर आएगी, सिलीसेट झील नजर आएगी अलवर के अंतर्गत। और नौलखा झील जो है वो कहाँ पर है? बूंदी में। और नौलखा बावड़ी आएगी, तो नौलखा बावड़ी आपको कहाँ पर करनी है? डूंगरपुर के अंतर्गत करनी है। दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण जिले हैं और उन्हीं को लेकर मैंने यहाँ पर प्रश्न बनाया है। तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं, फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अब हम अमूमन यही मानते हैं कि जिस झील का नाम है और उसी ने निर्माण करवाया होगा। आपके सामने प्रश्न है, महाराणा फतेह सिंह ने, राज सिंह ने, महाराणा जय सिंह ने या अर्णोराज ने। तो फतेह सागर झील का निर्माण आप सभी जानते हैं। फतेह सागर झील का निर्माण वैसे 1678 के आसपास, 1678 के आसपास ड्यूक ऑफ नॉट नाम का व्यक्ति आया था। ड्यूक ऑफ नॉट या कनॉट कहते हैं। और उस नाम के व्यक्ति ने इसका निर्माण अकाल राहत कार्यक्रम के दौरान कराया था और इसीलिए इसको कनॉट बांध भी कहते हैं। फतेह सागर झील को कनॉट बांध भी कहते हैं। वैसे शॉर्ट में आप सभी युवा इसको एफएस कहते हुए पाए जाते हैं। चलिए 1678 के अंतर्गत इसकी नींव, इसके बाद 1688 के अंदर इस झील का निर्माण जो करवाया था वो जय सिंह ने कराया था। और इसके बाद 1888 में वर्तमान स्वरूप दिया था, वो दिया था महाराणा फतेह सिंह ने। यानी कि 200 साल बाद यहाँ पर क्या हुआ? तो महाराणा 200 साल बाद महाराणा जय सिंह जो थे वो फतेह हो गए, मतलब महाराणा जय सिंह फतेह हो गए। निर्माण किसने कराया? तो आपका आएगा 1688 महाराणा जय सिंह। इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया? 1888 महाराणा फतेह सिंह। इसकी नींव किसने रखी? ड्यूक ऑफ नॉट, एक इंजीनियर था जिसने अकाल राहत कार्यक्रम के तहत इसकी नींव रखी थी। तो इसके साथ ही ये सारा प्रश्न आपका क्लियर होता है। महाराणा राज सिंह ने रासमंद झील का निर्माण किया था। और इस रासमंद झील के अंतर्गत अगर बात करें तो रासमंद झील में आप बात कीजिएगा कि इसके किनारे 9 चौकी की पाल स्थित है। और 9 चौकी की पाल जो है, उस 9 चौकी की पाल पर मेवाड़ का इतिहास और विश्व का सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति स्थित है। ये भी हम इंपॉर्टेंट झील के रूप में देखते हैं रासमंद राज सिंह के काल में। और अर्णोराज ने एक झील का निर्माण कराया था, अन्नासागर झील का निर्माण कराया था 1137 में। यह भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अर्णोराज ने अन्नासागर झील का निर्माण अजमेर में करवाया था। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, हमारे इस प्रश्न का आंसर रहेगा सी, महाराणा जय सिंह। अपने आप को जांचते भी रहे, अपने सही उत्तर और गलत उत्तर का मिलान करते भी रहे। वैसे गलत ना करें ऐसी कोशिश करें आप, ठीक है। काफ़ी धैर्य रखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें कि आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। पांचना बांध किस जिले में स्थित है? पांचना बांध के बारे में हम सभी ने सुन रखा है कि ये यूएसए के सहयोग से स्थापित है। ये मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है।
मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसका मतलब ये नहीं कि यूएसए से मिट्टी लेने गए थे, ठीक है, या फिर क्या जरूरत पड़ी यूएसए को। तो आप अभी प्रश्न याद कीजिएगा, यूएसए के सहयोग से मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा? पांचना बांध, जो कौन से जिले में है? तो सीधा आंसर पर पहुंचेंगे आप, कहां पर है? करौली जिले के अंदर। आपको यहां पर बता दूं कि इस पांचना बांध के अंदर 4 से 5 नदियां इसके अंदर गिरेगी, और 4 से 5 नदियां कौन सी गिरेगी? तो आपको ध्यान रखना है, भद्रावती, माची, ऊंट और भैंस को लेकर बरखेड़ा जाओ। तो देखिए यहां से अपन नदियां निकालेंगे। नंबर 1 नदी है भद्रावती, आपकी मासी का नाम है भद्रावती, और भद्रावती मासी को कह रहे हो आप कि ऊंट और भैंस को लेकर बरखेड़ा जाओ, यानी कि ये सारी की सारी नदियां कहां पे मिलेगी? पांचना बांध में। भद्रावती नदी, दूसरी माची नदी, तीसरी बरखेड़ा नदी, चौथी अटा नदी, ऊंट से यहाँ पर ध्यान रखना है अटा नदी, और फिर भैंस से आपको ध्यान रखना है भैंसावट नदी। ये पांचों की पांचों नदियां कौन से बांध में गिरेगी? पांचना बांध में। अब विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पांचना बांध के अंदर भद्रावती, माची, ऊंट और भैंस को लेकर बरखेड़ा जाओ। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, सुजलाम सुफलाम योजना का संबंध है। दोस्तों सुजलाम सुफलाम योजना माही नदी की स्वच्छ या साफ सफाई से संबंधित इस योजना को लगाया गया है, तो चंबल नदी से नहीं है। इसका सीधा आंसर कौन सा रहेगा? माही नदी रहेगा। मिंडी कोई नदी नहीं है, ऑप्शन में मिस्टेक है, आप ध्यान रखिएगा। और लूनी नदी के बारे में क्या प्रश्न आता है कि लूनी नदी का जो सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? तो रंगाई छपाई उद्योग के कारण इसका सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो लूनी नदी का प्रदूषण हो रहा है रंगाई छपाई उद्योग के कारण, आपको ध्यान रखना है। और लूनी की एक सहायक नदी है बांडी, और बांडी नदी को आप क्या कहते हैं? तो रासायनिक नदी कहते हैं। ये भी काफी प्रदूषित हो चुकी है, रासायनिक नदी कौन सी? बांडी हो जाएगी। तो रंगाई छपाई उद्योग के कारण प्रदूषण, माही नदी से संबंधित कौन सी योजना हो गई? सुजलाम सुफलाम योजना। इसी तरीके से एक सुजलाम योजना है जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत चल रही है। दोस्तों समझना, सुजलाम ओनली आ जाए उस समय आपको ध्यान रखना है बाड़मेर जिले के अंतर्गत चल रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नदियों के ऊपर परियोजनाओं से संबंधित है। सुकली सेलवाड़ा परियोजना राजस्थान के अंतर्गत किस जिले में संचालित है? तो किस जिले में संचालित है? आपको मैं बताऊं, अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत में सिरोही से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास अरब सागरीय अफवाह तंत्र का हिस्सा है। इस पश्चिमी बनास की एक सहायक नदी है सुकली, एक कुकड़ी भी है, सुकली, कुकड़ी, सीपू, इस तरीके से बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो इस सुकली नदी पर सिरोही जिले के अंदर सुकली सेलवाड़ा परियोजना संचालित है। सुकली सेलवाड़ा परियोजना यहां पर संचालित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सुकली सेलवाड़ा परियोजना कहां पर संचालित है? सिरोही के अंदर। इसी तरीके से हम बात करें, एक परियोजना संचालित है तकली परियोजना, और एक परियोजना संचालित है सावन भादो परियोजना। तो तकली और सावन भादो परियोजना जो है ये तकली और सावन भादो परियोजना जो है वो कहां पर संचालित है? तो कोटा जिले के अंतर्गत संचालित है। विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक है रेतड़ी, एक है लहासा, एक है यहां पर बेंथली, एक है बिलास। ये जो योजनाएं चल रही हैं वो 12 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत चल रही है। आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत आपको ऐसी योजनाओं के नाम पढ़ने को मिलेंगे, आप ध्यान रखिएगा। रेतड़ी, अंधेरी, लाहसा, बेंथली और बिलास 12 में है। तकली, सावन भादो कोटा में है। पिछला अपन ने पढ़ा है यहाँ पर कौन सी? तो पिपलाज नाम की योजना। पिपलाज नाम की योजना कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले के अंतर्गत है। और यहाँ पर सुकली सेलवाड़ा परियोजना कौन से जिले में है? तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत रहेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान में सदानीरा नदियां हैं। सदानीरा का मतलब दोस्तों वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी से लिया गया है। वर्ष भर प्रवाहित कौन सी नदी होती है राजस्थान में? तो ऑप्शन 1 है माही नदी, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी है बाणगंगा। आप जब तक अपना स्वयं का आकलन करें, मैं बताता हूं बाणगंगा के बारे में।
बाणगंगा नदी पहले ये यमुना में जाकर मिल रही थी, लेकिन 2012 से ये नाटक करने लग गई है। 2012 से क्या कर रही है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। ये क्या लगा रखा है, इसको अपन ने कौन सी नदी के अंदर रख दिया, रुंठित नदी के अंदर। रुंठित सरिता के रूप में बाणगंगा को परिभाषित किया गया है और इसलिए कक्षा 8 की किताब इसको स्पष्ट रूप से बताती भी है। तो बाणगंगा नदी हम देखते हैं कि इसको अर्जुन की गंगा कहते हैं, जयपुर से निकलकर यमुना में मिलती है। और बाणगंगा नदी कौन से अभ्यारण्य से निकलती है, तो केवलादेव घना पक्षी विहार के लोग इससे पानी पीते हैं और इससे भरतपुर में एक बांध बना हुआ है, अजान बांध, और वहां पर केवलादेव के पक्षी पानी पीते हैं आराम से। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपने कर लिया होगा। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में सदानीरा नदी एकमात्र नदी है, चंबल नदी। हो सकता है आप माही के किनारे रहने वाले हो और लगातार इसको सदानीरा देखा हो, फिर भी आपका आंसर राइट होगा चंबल नदी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सी झील बीकानेर में स्थित नहीं है। प्रश्न पहले ध्यान से पढ़ना है, नहीं है। और इसी तरीके से आपको प्रश्न एग्जाम हॉल के अंदर भी सॉल्व करना है कि पहले प्रश्न में जहां पर आपको खास बात लगे वहां पर आप टिक मार्क कर लीजिए। फिर देखिएगा बीकानेर में स्थित नहीं है, गजनेर झील है। गजनेर झील जिसको जल का शुद्ध दर्पण कहते हैं, यानी कि उसके किनारे अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आपका आधार कार्ड का फोटो और आपका उस गजनेर की झील का फोटो कोई मिलान कर लीजिए, बराबर होंगे। तो गजनेर को जल का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। फिर है कोलायत झील। दोस्तों कोलायत झील कहां पर है, जहां पर कपिल मुनि का आश्रम भी रहेगा आपका, यह भी आपके बीकानेर के अंदर रहेगी। लूणकरणसर झील खारे पानी की झील है और लूणकरणसर में मूंगफली के उत्पादन के कारण इसको राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। और एक झील है कायलाना झील। कायलाना झील कहां पर रहेगा दोस्तों, जोधपुर के अंतर्गत माछिया सफारी पार्क इसी झील के किनारे रहेगा। और आपके प्रश्न क्लियर होगा यहां पर कि कौन सा राइट आंसर कौन सा रहेगा, तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, कायलाना जोधपुर में रहेगी। ठीक है, गजनेर, कोलायत, लूणकरणसर। और एक बीकानेर में एक और झील भी है, छापर झील, जो खारे पानी की झील से संबंधित रहेगी। छापर झील बीकानेर के अंतर्गत। तो बीकानेर की ये 4 झीलें हैं, उसको आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न पर बात करते हैं, जो अभी अभी काफी चर्चित रहा था। और चर्चित यह रहा था कि निम्न में से कौन सी झील सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी के लिए चर्चित रही। निम्न में से कौन सी झील सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी के लिए, यानी कि यहां पर अत्यधिक लगभग 30,000 पक्षी मर गए थे और वो पक्षी प्रवासी पक्षी थे, दूसरे क्षेत्रों से आए हुए थे। और वो कौन सी झील थी, और उस बीमारी का नाम मैं आपको यहाँ पर लिख लेता हूँ। उस बीमारी का नाम था एवियन बोटुलिज्म। एवियन बोटुलिज्म। और इस वायरस, इस बीमारी के कारण, एवियन बोटुलिज्म, इस बीमारी के कारण एक बहुत बड़ी पक्षी त्रासदी हो गई हमारे राजस्थान में। और ये अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है। कौन सी झील के किनारे रहेगी दोस्तों, सांबर झील के किनारे रहेगी। तो इस तरीके से झील और नदियों के संबंधित टॉपिक को अपन ने ब्रीफ में कोशिश की कंप्लीट करने की। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से अपने टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा और अत्यधिक ऊर्जा के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ। धन्यवाद दोस्तों।